नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी स्ट्रेट टॉक के साथ। एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हो। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी सीधी बात स्ट्रेट टॉक। तो भारत के दौरे पर आए हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। उनके साथ उनका परिवार भी भारत पहुंचा है और भारत की इस यात्रा को लेकर तमाम जो जानकार हैं, विश्लेषक हैं, वो अपनी अपनी अटकलें, अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं कि भारत को इससे क्या हासिल होगा, अमेरिका को इससे क्या हासिल होगा और क्या जेडी वेंस की भारत यात्रा से चीन की चिंताएं बढ़ जाएंगी। कुछ सवाल स्ट्रेट टॉक के हम भी आप सभी दर्शकों के सामने लेकर आए हैं कि सीधी बात में अपनी स्ट्रेट टॉक के जरिए इन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे और आप दर्शकों तक सीधी और स्पष्ट जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पर जरा नज़र डालिए, जिसमें एक फैक्ट तो ये है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। भारत के हित में ये कूटनीतिक रूप से कितना अहम होगा या फिर भारत और अमेरिका के जो संबंध है उस लिहाज से, उस नज़रिए से ये जो यात्रा है जेडी वेंस की, वो कितनी अहम साबित होगी। ट्रंप की नीतियों की अगर बात की जाए तो जेडी वेंस इन नीतियों पर काफ़ी आक्रामक रहे हैं। जेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत या फिर म्यूनिख समिट में उनकी बातचीत को कोई कैसे भूल सकता है। उनकी आक्रामकता का ये उदाहरण है। और क्या भारत की चुनौतियों पर ऐसे में जेडी वेंस किसी तरह की नरमी बरतते हुए देखे जा सकते हैं या फिर इस तरह का कोई समाचार सामने आ सकता है, जबकि स्टूडेंट वीज़ा हो, व्यापार हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, रक्षा सहयोग हो, ये तमाम कई चिंताएं और कई चुनौतियां हैं भारत की तरफ से भारतीय हित के लिए। कुल 19 सेक्टर्स हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच अहम बातचीत हो रही है और ये बातचीत तब हो रही है जब जेडी वेंस भारत की यात्रा पर है। हिंद और प्रशांत क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर भारत की भूमिका को हमेशा ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। ऐसे में जेडी वेंस की इस यात्रा से और चीन को क्या संदेश जाएगा, क्योंकि चीन और अमेरिका अभी दोनों जो मुल्क है, दुनिया की दो महाशक्तियां हैं, वो व्यापार युद्ध के मुहाने पर खड़ी हैं। लगातार जो ये चुनौती है पूरी दुनिया पर मंडरा रही है, इसका खतरा मंडरा रहा है। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं। सौमित्र रॉय जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। जी शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगी कि जेडी वेंस पत्नी और अपने बच्चों के साथ भारत पहुँचे हैं, मंदिर में दर्शन उन्होंने किया है और ये भी कहा जा रहा है कि एक शादी में, विवाह समारोह में भी वो हिस्सा लेंगे। मोर ओवर, ये इंटायरली पॉलिटिकल है या फिर दोनों देशों के बायलैटरल जो रिलेशंस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये एक फैमिली ट्रिप था, प्राइवेट ट्रिप था, जिसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इंडिया और यूएस दोनों देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जेडी वेंस क्यों आए हैं यहाँ पे और क्या वो अपने पर्सनल रीजन से आए हैं। उनकी वाइफ जो उषा हैं वो पहली बार भारत आई हैं जी। वो तेलंगाना में पैदा हुई थी और उसके बाद बचपन में ही पेरेंट्स के साथ में उनके पेरेंट्स चले गए यूएस और वहाँ पे वो पैदा हुई और पहली बार भारत आ रही। तो क्या एक ये वजह है कि जेडी वेंस आए हैं यहाँ पे या फिर उनको भेजा गया है? अगर आप टाइमिंग को देखें, जब वो आए हैं 2 दिन बाद ये बायलैटरल टॉक्स शुरू हो रही है वॉशिंगटन में जी। उससे पहले जेडी वेंस आए हैं। तो क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं? ये चाइना को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब इंडिया जो है वो यूएस के लैब पे बैठ चुका है, क्योंकि 2 दिन बाद में ये ट्रेड एग्रीमेंट का पर बातचीत शुरू होनी है। 19 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट फेज की बातचीत होगी और जो अभी 90 डेज का ग्रेस पीरियड चल रहा है, एक जो पॉज पीरियड है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम 26% का जो टैरिफ है वो हम 90 डेज के बाद लगाएंगे। तो ये जो पॉज पीरियड है, इस पॉज पीरियड में इंडिया ये मानकर चल रहा है कि हम कुछ एक ब्रेक थ्रू हम कर लेंगे। और ये जो इनका विजिट है, इस विजिट में आप देखेंगे कि दोनों हस्बैंड वाइफ जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा आई हैं। उनके साथ में कोई यूएस का कोई या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऐसा इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर है वो कोई नहीं है जो कि बात करे। जी। तो उनका शाम को लंच है, शाम को 6:30 बजे उनकी
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मुलाकात है, उसके बाद में एक डिनर है, और डिनर पार्टी के बाद में वो फिर निकल जाएंगे जयपुर। वहाँ पे उनका मैरिज का कुछ फंक्शन है जहाँ पे वो शामिल होंगे, और उसके बाद में ताजमहल देखकर वापस जयपुर पहुंचेंगे और वहां से वो निकल जाएंगे। तो बस इतना ही है, ये एक इनफॉर्मल विजिट मान सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज है कि चाइना को ये बताया जाए कि भाई इंडिया जो है अब वो हमारे कंट्रोल में है, आपकी तरफ नहीं जाएगा। जी सौमित्र सर, ये एक देखा जाए जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया कि पूरा जो उनका ड्यूरेशन ऑफ विजिट जो रहने वाला है वो किस तरह का उनका भारत का दौरे यात्रा का कार्यक्रम है, लेकिन जो सबसे अहम बात ये है इस यात्रा की कि एक तो उपराष्ट्रपति के रूप में वो भारत पहली बार आए हैं और उनका भारत के साथ जो है पारिवारिक संबंध है, उनकी पत्नी भारत से, उनका जो है वो मूल रूप से भारतवंशी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ रात्रि भोज ये डिप्लोमेसी की भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आदान प्रदान होता है, बातचीत होती है, कई अहम मुद्दों पर जो है डिस्कशन होती है। तो आप इस तरह की मुलाकात को जो फॉर्मल कह लें या फिर अनौपचारिक कह लें, फॉर्मल नॉन फॉर्मल कह लें, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में इसे आप कैसे देख रहे हैं? भारत की जो चुनौतियां हैं, भारत का पक्ष आप कैसे देख रहे हैं? भारत का पक्ष तो यही होगा कि भाई जो हमारी चिंताएं हैं, खासकर एग्री प्रोडक्ट और जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको लेके जो हमारी चिंताएं हैं वो हम कन्वे कर सकें उनको, अपने जेडी वॉन्स को। तो एक तो वो हमारी चिंताएं हैं। दूसरी बात है कि परसों से शुरू हो रही है, ये सेक्रेटरी लेवल की बातचीत है। कॉमर्स सेक्रेटरी हमारे यहाँ से जो जाएंगे, 3 मेंबर्स की टीम है, तो वो जाके बातचीत शुरू करेगी। तो इंडिया तो बहुत साफ कन्वे करना चाहेगा कि देखिए, हम चाहते हैं कि इन चैप्टर्स पे हमारी तरफ से जो रिलैक्सेशन है, हमारी तरफ से जो टैरिफ्स का मामला है, या हम एनर्जी सेक्टर में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम यूएस से खरीदेंगे, तो एक जो विलिंगनेस है इंडिया की वो कन्वे हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो 4 दिन के लिए आए हैं जेडी वैंस, तो 4 दिन बाद जब वो वहां यूएस पहुंचेंगे उससे पहले ही ट्रेड टॉक शुरू हो जाएंगे जी। तो इसलिए डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो वो चाइना को एक मैसेज है कि देखिए, अब जो इंडिया है वो आपका नहीं रहा, वो हमारा हो चुका। तो एक तरह से ये इंडिया पे प्रेशर भी है कि आप हमारी तरफ से हैं तो आप हमारी बात को मानिए। एक ये डिप्लोमेटिक प्रेशर है। और साथ में क्योंकि एनएसए भी शामिल हो रहे हैं उसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक डिफेंस और टेक्नोलॉजी का जो मामला है वो भी बातचीत में इनफॉर्मली उठेगा, क्योंकि फॉर्मल तरीके से उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस तरीके की बातचीत या डील नहीं होती है। तो इसलिए वो एक इनफॉर्मल बातचीत होगी, और इंडिया का जो विलिंगनेस है यूएस के प्रति और यूएस की टैरिफ पॉलिसी के प्रति, तो वो एक साफ तौर पे सामने आएगा जी। एक आप मान सकते हैं कि ये इंडिया के लिए गुडविल विजिट जी। तो इंडिया के लिए गुडविल विजिट, लेकिन आपने जिस तरीके से पहले कहा था कि ये चीन को एक संदेश है कि भारत पूरी तरह से अमेरिका की गोद में बैठ चुका है, मैं थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से इसको समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले रुकूंगी, एक ब्रेक लूंगी स्ट्रेट टॉक में, और स्ट्रेट टॉक के बाद, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार सौमित्र रॉय ब्रेक के बाद बातचीत का क्रम आगे बढ़ाएंगे। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार सौमित्र रॉय, जिनके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक और गहरी समझ है। सौमित्र सर, आपने एक तो बात कही कि चीन को संदेश है कि भारत पूरी तरह से अमेरिका की गोद में बैठ चुका है। 4 दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत में मौजूद होना, ये अपने आप में चीन को साफ संदेश है, लेकिन क्या ये वही कॉन्टिन्यूटी नहीं दिख रही है, उसी भारत और अमेरिकी संबंधों की कॉन्टिन्यूटी नहीं दिख रही है जो बाइडेन प्रशासन के वक्त था? और क्या ऐसे में भारत की जो चुनौतियां हैं उस पर नरम रुख वेंस अपनाते हुए दिख सकते हैं, जो वेंस का उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो आक्रामक लीडर की रही है, ट्रम्प के यसमैन के रूप में रही है। ऐसे में भारत के सपनों या फिर भारत की उम्मीदों कह लीजिए या फिर हितों कह लीजिए, क्या वो नरमी बरत सकते हैं?
बिल्कुल, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो उनके यहाँ आने से पहले, जेडी वेंस के यहाँ आने से पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत साफ कर दिया था कि इंडिया हमारा एक अलाई है और हम उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टैरिफ्स हम नहीं थोप सकते। तो ये बात, और उन्होंने खासतौर पे मोदी जी का नाम लेके कहा था कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं। तो एक जो विलिंगनेस है यूएस की कि हम बात करें, बात करके जो हर्डल्स है या बॉटलनेक्स है उसको हम सुलझाएं, तो वो विलिंगनेस तो बहुत साफ कन्वे होगी और उनको डिप्लोमेटिकली इसलिए भेजा भी गया है। ये अलग बात है कि उनकी पत्नी ने कभी भारत नहीं देखा तो उनको ताजमहल दिखाना है, उनको आमेर का फोर्ट दिखाना है, राजस्थान घुमाना है। वो एक जो आप कहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ द कर्टन्स वो यही है कि वो अपनी वाइफ को घुमाने लाएं, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स जो बात होगी वो यही होगी कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के रुख में काफी चेंज आया है, खासतौर पे जब चाइना ने उन पर काउंटर अटैक किया और जापान और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज ने चाइना का हाथ पकड़ा कि भाई हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए एक यूएस भी अभी एक तरह से डिफेंसिव मोड में है। तो इस बात को वो कन्वे करने का काम भी जो है शायद जो डिनर है उसमें जेडी वेंस करेंगे। जी बिल्कुल। सौमित्र सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि बाइडेन प्रशासन की जो स्ट्रैटेजी दिख रही थी भारत के संबंधों को लेकर, ये ट्रम्प प्रशासन की भी वही स्ट्रैटेजी जो है, हालांकि वो टैरिफ को लेकर धमकियां देते रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो वापस बाइडेन पॉलिसी पर ही जो है मुहर लगाते हुए दिख रहे हैं। अगर नरमी भारत के प्रति है या फिर टैरिफ को लेकर कुछ पॉज दे दिया गया है, कुछ समय दे दिया गया है, और आपने जो कहा कि वॉशिंगटन में जो बातचीत हो रही है, दोनों देशों के बीच अहम बातचीत हो रही है, ये भी इसी बात का संदेश है, संकेत है। जी हाँ, ये तो बात सही है क्योंकि 190 बिलियन का अभी ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में और उसको 2030 तक ये 500 बिलियन करने का एक मोटिव है और इसी के लिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पर बातचीत हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखें इसके पीछे का पिछले एक हफ्ते का अगर आप जो सीन है वो देखें तो चाइना ने यूएस प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया और इसी तरीके से कनाडा ने और यूरोप ने यूएस के प्रोडक्ट पे बैन लगाया। तो अगर इस तरीके से बड़े जो इकोनॉमिक पावर है वो अगर यूएस के प्रोडक्ट पे बैन लगाएंगे तो यूएस के लिए भी एक मुश्किल हो जाएगी कि कहां से वो चीजों को इंपोर्ट करें। तो इंडिया सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो ऐसे में जो है वो एक बातचीत जो है वो उसी लेवल पे शुरू होगी जो कि बाइडेन प्रशासन ने शुरू की थी। तो उनको तो उसी ट्रैक पे ही चलना पड़ेगा, एक नया ट्रैक वो खड़ा नहीं कर सकते। बट टर्म्स एंड कंडीशंस अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास में होगी क्योंकि देखिए ये पूरा जो 4 दिन का इनका जो विजिट है वो विजिट यूएस ने प्लान किया और यूएस ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं। जी बिल्कुल, इंडिया का कोई रोल नहीं है, लेकिन इंडिया की चिंताएं बहुत है और मैं शुरुआत करूंगी वो पहली और बड़ी चिंता की जिसके तहत जो स्टूडेंट वीज़ा रिवोक कर दिया है यूएस ने और कई जो भारतीय छात्र हैं उनकी पढ़ाई और उनका जो करियर है वो अधर में लटका हुआ है, अधूरा है, उन्हें खुद को डिपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत की ये कितनी बड़ी चिंता है और भारत क्या इसे गंभीरता से वेंस के सामने उठाता नज़र भी आएगा, खास करके वेंस जब रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री के स्तर पर हो चाहे वो विदेश मंत्री के स्तर पर हो, और ये स्टूडेंट वीज़ा का जो मसला है वो कितना इम्पोर्टेंट मसला है? बिल्कुल, इसमें करीबन 1,70 लाख करोड़ रुपए कुछ इसमें फंसे हुए हैं और अगर जो 327 स्टूडेंट्स को का जो H1B वीजा इन्होंने रोका हुआ है वो उसमें से आधे तो इंडियंस हैं। तो अगर इनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि 1 महीने के भीतर आप बोरिया बिस्तर समेट के अपने देश चले जाइए, अगर इनको वापस लौटना पड़ा तो फिर वो यूक्रेन जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी जब रूस और यूक्रेन के वॉर में इंडियन स्टूडेंट्स को वापस आना पड़ा था और उसके बाद में उनको फिर से वापस जाने में बहुत परेशानी हुई। कई स्टूडेंट तो अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को खासतौर पे इमिग्रेशन का जो मामला है
ये इमिग्रेशन का मामला 19 चैप्टर्स पे जो बातचीत हो रही है ट्रेड एग्रीमेंट की उसमें है, और ये इंडिया को बहुत साफ तौर पे कन्वे करना पड़ेगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका नुकसान तो होगा ही, साथ में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उस पर भी उसका फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल। सौमित्र सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और मुद्दे बहुत हैं भारत और अमेरिका के संबंधों की जब बात आती है, और इसी बीच जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आते हैं तो फिर अपेक्षाएं और भारत की जो चुनौतियां हैं, जो चिंताएं हैं, उस पर क्या निकलकर सामने आता है, बातचीत होगी, किन मुद्दों पर जो है दोनों देश के जो नेता हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि कुछ भी स्पष्ट नहीं है, इसे एक जो है प्राइवेट विजिट जेडी वेंस का बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसी समय, ये वही समय है जब वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही अहम लगभग 19 जो सेक्टर्स हैं उस पर बातचीत होगी, तो इसलिए सवाल बहुत बने हुए, खास करके जब टैरिफ वॉर की शुरुआत हो चुकी है और चीन जो है सीधा सीधा लोहा ले रहा है, और इसका असर भारतीय कारोबार और भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा है, और सबकी नज़र जो है भारत की भूमिका और भारत बाजार पर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, हमारे साथ सौमित्र रॉय लगातार जुड़े हैं। सौमित्र सर, इमिग्रेशन को लेकर भारतीय पक्ष यानी भारतीय लीडरशिप जिस तरीके से उसने अपनी पॉलिसी दिखाई है या फिर अपना बर्ताव दिखाया है, व्यवहार दिखाया है, क्या अपेक्षा की जा सकती है कि स्टूडेंट वीज़ा जैसी बात को उठाया जाएगा, चाहे वॉशिंगटन में या फिर भारत के भीतर ही वेंस के सामने, क्योंकि भारत हमेशा यूएस या फिर ट्रंप के आगे नतमस्तक या फिर सरेंडर की पॉलिसी पर ही आगे बढ़ता दिख रहा है, खास करके जब से ट्रंप आए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की गद्दी पर। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 327 वीजा, H1B वीजा इन्होंने रद्द किए हैं, इसके पीछे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कारण नहीं बताया है, पहली बात। जी। तो अगर कारण बताते तो शायद उसमें हम एक इंटरफेरेंस कर सकते थे कि भाई ये जो रीजंस जो आप दे रहे हैं, ये रीजंस में हमारे जो बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो उनमें एक वो प्रॉस एंड कॉन्स वाला एक मामला हो सकता था, बट उन्होंने बिना रीजन बताए 327 H1 वीजा को उन्होंने रिवोक किया है, और उसमें से 50% जो है वो इंडियंस के हैं। जी। तो पहली बात तो इंटरफेरेंस तभी होगा जब कोई रीजन उसका होगा। तो ये शायद दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं उस लेवल पे बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये जो इमिग्रेशन का मसला है वो विदेश मंत्रालय डील करता है। तो लेकिन संसद में और संसद के बाहर भी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने, जयशंकर जी ने ये कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स को जो यूएस लॉज हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो तो जाहिर सी बात है कि हर एक देश को जहाँ के स्टूडेंट वो पढ़ते हैं, या अगर यूएस के कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे हैं तो उनको जो हमारे जो लॉज हैं उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ उन्होंने यूएस ने सैंपल्स लिए हैं, कुछ सैंपल्स ऐसे लिए हैं कि भाई कोई कनाडा का है, कोई टर्किश है, किसी ने पैलेस्टाइन के लिए जो वहाँ मूवमेंट हुआ यूएस में उसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बेस बना के एक लार्जर ग्रुप को अगर आप उनका वीजा कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कंट्री के लेवल पे एक इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती है, बातचीत की जरूरत पड़ती है। और शायद इंडिया इसलिए भी उससे रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि 23 से बातचीत शुरू होगी, तो उसमें एक इमिग्रेशन और कस्टम्स का भी मुद्दा है, तो शायद वहां पे उस लेवल पे, लेकिन क्योंकि ये कॉमर्स सेक्रेटरी जाके वहां पे बातचीत करेंगे और बेसिकली वो गुड्स पे बातचीत होगी, चाहे वो एनर्जी सेक्टर का हो, टेक्नोलॉजी हो, वो उस लेवल पे बातचीत होगी। बट ये फॉरेन मिनिस्टर का जो मामला है, ये शायद हो सकता है कि आज कुछ बातचीत हो, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रहेंगे, एनएसए भी रहेंगे वहां पे, तो शायद इस लेवल पे बातचीत हो, लेकिन वो एक कन्वेइंग के लेवल पे होगा कि हमारी एक कंसर्न है और इस तरीके से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को वापस आना पड़ेगा, तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा, और उन्होंने जो लोन लेके, पैसा लेके वहां पे जाके फीस भरी है, क्या वो यूएस लौटाएगा उसको? जी बिल्कुल। सौमित्र सर, ऐसे में लग रहा है कि जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई अमेरिका देता रहा है, दुनिया के देशों को सबक सिखाता रहा है या फिर सबक याद दिलाता रहा है, क्या भारत इस पक्ष को रख पाएगा कि
जो भारतीय छात्रों ने किया या फिर जो भारतीय वहाँ पे कर्मचारी हैं वो अगर इजराइल के विरुद्ध बोल रहे हैं या फिर गजा में हो रहे युद्ध को लेकर बोल रहे हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, ना कि इसको उस देश से निकालने का कारण हो जाए। क्या इतना जो सख्त रुख आप भारत से अपेक्षा कर सकते हैं कि भारत इतना सख्त रुख दिखा सकता है अमेरिका के सामने जब बात फ्री स्पीच की आती है? अब देखिए, प्रॉब्लम दूसरी भी है। एक हमारे सामने एक यूक्रेन वॉर का एक सिनेरियो है जिसमें बॉम्बिंग हुई और उसके बाद जो हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं उनको भागना पड़ा। और हम शायद, मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है कि हम लगभग 1 महीना तो चुप बैठे रहे। 1 महीना हम ये कहते रहे कि ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, एवरी स्टूडेंट इज सेफ। और लेकिन हमारी एम्बेसी का कुछ दूसरा ही एक वर्जन रहा। उसके बाद स्टूडेंट्स को लाया गया, इवैक्यूएट करके लाया गया। वो सारा कुछ जो कहानी है वो आपने भी देखा होगा। इसी तरीके से इजराइल का मसला रहा, जहां हमारे लेबर्स हैं, वो लेबर्स वहां पे जब वॉर हुआ, बॉम्बिंग्स हुई, उनके ऊपर सीरिया से मिसाइल अटैक हुए, ईरान से मिसाइल अटैक हुए, तब भी हमारे यहाँ एक खामोशी रही कि इतने जो लोग लेबर्स यहाँ से गए हैं क्या वो सेफ हैं? तो बेसिकली जो मैं मानता हूँ, या आप एक रिसेंट एग्जांपल देखिए कि जो वहाँ पे अननेचुरल तरीके से या वो इलीगल तरीके से जो वहाँ पे लोग घुसे थे हमारे इंडिया के, उनको जिस तरीके से हथकड़ी और बेड़ियों में प्लेन से, और वो भी मिलिट्री प्लेन से लाके अमृतसर में उतारा गया, तो उस पे भी हमारे यहाँ का फॉरेन मिनिस्ट्री चुप रहा जी। तो ऐसे में मैं उम्मीद नहीं करता कि वो H1B वीजा के बारे में या जो स्टूडेंट्स को वहां से जो उनका वीजा रिवोक किया है उसके बारे में वो कुछ कहेंगे। बट ओवरऑल इस जो H1B वीजा का मामला है, इस पे क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। और शायद फॉरेन मिनिस्ट्री ये कहेगी कि एक यूएस इसमें क्लैरिटी हमको दे ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को उस हिसाब से वहां पे भेज सकें। जी सौमित्र सर, क्योंकि चाहे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर विदेश मंत्री जयशंकर हो, वह कहते रहे हैं इन तमाम मसलों पर कि जो भी भारतीय नागरिक है उसे अमेरिका के या फिर जिस देश में वो रह रहे हैं वहाँ के स्थानीय कानून का पालन करना होगा। इस बात को वो स्पष्ट करते रहे हैं। हालांकि मानवाधिकारों को लेकर या फिर जो नागरिक सम्मान है उसको लेकर वो अपनी बात ज़रूर, मैं विक्रम मिश्र की बात कर रही हूँ, विदेश सचिव, उन्होंने इस तरह की बात कही थी, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने निकल कर नहीं आता। लेकिन मैं अब आगे बढ़ूंगी, मैं समझना चाहती हूँ कि चीन, क्योंकि चीन को लेकर भी भारत के सामने शुरुआत से ही ये समस्या रही है कि वो कैसे जो है संतुलन बनाकर रखे। अगर देखा जाए, मैं ट्रेड के लिहाज से ही बात करूँ तो चीन के साथ भारत का जो व्यापारिक घाटा है और अमेरिका के साथ ये जो भविष्य की जो चिंताएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। और विदेश मंत्री कह चुके हैं कि क्योंकि चीन एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो भारत युद्ध मोल नहीं ले सकता। लेकिन क्या भारत को अमेरिका एज अ टूल, एक समानांतर अलाई के रूप में, सहयोगी के रूप में नहीं बल्कि एज अ टूल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है? और हो सकता है कि भारत पे ये भारी भी पड़ जाए, क्योंकि मुझे आज ही की स्टेटमेंट चीन की याद आ रही है जिसमें उसने उन देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि जो भी देश अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार या फिर कारोबार को आगे बढ़ाएंगे उनके लिए नतीजा जो है वो नकारात्मक होगा। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि इंडिया एज ए टूल चाइना के खिलाफ, ये तो 1949 से ही चल रहा है जी। और ये अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो 1949 में जब वहाँ पे कम्युनिज्म आया चीन में, और वो जो भी इंस्टेबिलिटी रही, लेकिन 1980s से लगभग 1980s में इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमी चाइना से बेहतर थी। और लेकिन आप अगर उसको देखें कि 90s में, 1991 में जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, उसी समय लगभग चीन में भी वो लिबरलाइजेशन हुआ, लेकिन चीन हमसे आगे निकल गया। बट अगर आप इसको डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस या डिप्लोमेटिक टूल की तरह से अगर आप माने, तो पाकिस्तान के मसले पर जो यूएस है उसने इंटरफेरेंस किया 1971 में। लेकिन
जब इंडिया के ऊपर उससे पहले 1962 में जब अटैक किया चाइना ने और हमारे कुछ टेरिटरीज पे ऑक्यूपेशन भी किया, जो यूएस का रोल वहां पे बहुत निग्लिजिबल रहा, क्योंकि शायद यूएस को वो इंटरेस्ट नहीं था जी। तो यूएस ने वहां पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया। तो अब जो बातचीत हो रही है, इसके पहले अगर आप देखेंगे कि तुलसी गबार्ड आई थी यहाँ पे जेडी वैंस के विजिट से पहले, और उन्होंने क्वाड कंट्रीज को लेके बहुत साफ उन्होंने पुश किया कि भाई यूएस और इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को अब साथ आना चाहिए, चाइना से ज़्यादा जो दोस्ती है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी चाइना के ये को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए है जी। इसी तरीके से यही पॉलिसी के तहत रशिया ने विक्ट्री डे परेड उनकी मई में होनी है, तो उस विक्ट्री डे परेड पे इन्होंने मोदी जी को जो इनवाइट किया था, लेकिन मोदी जी नहीं जा रहे। ऑफिशियली अब राजनाथ सिंह जाएंगे जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो आप ये तो यकीन मान के चल लीजिए कि भाई यूएस जो है इंडिया को चीन के खिलाफ एज ए काउंटर टूल तो मानता ही है, बट मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इतने दूर के एक देश के साथ में अगर आपका ट्रेड डील नहीं हो पाता है जी, तो आप क्या करेंगे? आप तो अपने पड़ोसियों से ही सबसे पहले मदद मांगेंगे अगर आपके घर में आग लगेगी तो। आप ऐसा तो नहीं है कि आप हिमाचल से मदद मांगेंगे या आप एमपी से मदद मांगेंगे या आप केरल से मदद मांगेंगे। आप तो सबसे पहले अपने पड़ोसियों से जो हेल्प मांगेंगे कि भाई हमारे यहाँ आग लगी है, इसको आप बुझाइए, या हम तो इसमें आप जो है हमारी हेल्प कीजिए। तो ये जो हमारा जो सर्कल है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये सब तो हमारे खिलाफ हैं। और जो बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे रशिया है, वहां पे मोदी जी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पे चाइना चीफ गेस्ट है, तो इसलिए मोदी जी ने वहां जाने से मना कर दिया। दैट मीन्स मोदी जी शी जिनपिंग के साथ में सीधे बातचीत नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि यूएस नाराज हो जाएगा। तो यहाँ तो सवाल ही नहीं है ना, हम तो एक तरह से मतलब ट्रम्प के ही एक पपेट है। बिल्कुल, यानी कि ये स्पष्ट होने लगा है कि भारत का जो रुख है, अभी ये ताज़ा उभरती जो वैश्विक व्यवस्था है उसमें अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दिख रहा है और स्वतंत्र और जो है एक निष्पक्ष जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, खास करके तब जब नरेंद्र मोदी ने रूस की जो यात्रा है उसे स्थगित कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी मैं सौमित्र सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत इस नीति पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है तो भविष्य में जो है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता और अमेरिका जिस स्थिति में आज है उस स्थिति में अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, भारत को अमेरिका की ज़रूरत है। ऐसे में भारत जो बार्गेनिंग कर रहा है उससे वो अपने हितों को साधता हुआ दिख रहा है या नहीं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, हमारे साथ सौमित्र रॉय लगातार जुड़े हैं। सौमित्र सर, फिर जेडी वेंस जब भारत से वापस लौटेंगे और वो भी तब जब अमेरिका और भारत के बीच बहुत ही अहम बातचीत हो रही होगी, तो आप किस तरह से भारत की रणनीति को, कूटनीति को देख रहे हैं? ये सिर्फ एक संदेश भर यात्रा साबित होगी या कुछ ठोस निकल कर आएगा भारत के पक्ष में, जिससे चीन जो है कुछ हो सकता है कि अपनी नाराज़गी जताए, लेकिन मेरे ख्याल से और मेरे अनुमान से चीन भी इस समय बहुत ही सख्त रवैया दर्शाने के स्थिति में नहीं है, खास करके जब बात मैं भारत के प्रति करूं। हाँ, ये बात सही है कि चाइना अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच का गेम खेल रहा है, क्योंकि ये एक जियोपॉलिटिकल कंडीशन में अगर चाइना इंडिया के ऊपर थोड़ा सा अग्रेसिव होता है तो वो रशिया का स्टैंड भी उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही मिलके एक तरह से एक्सिस बना रहे हैं यहाँ पे। बट जेडी वैंस जो यहाँ से जाएंगे वो बहुत अच्छी यादें जो उनकी जो पत्नी है उनकी स्मृति में होगी, उसको लेके जाएंगे। इंडिया के लोग 13 साल के बाद में कोई यूएस का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे आया है, एक वार्म वेलकम हुआ है उनका, और साथ में एक मतलब इंडिया से जुड़ी हुई यादें लेके जाएंगे। बट जब यूएस में वो कदम रखेंगे
तो उनके सामने जो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि उन्होंने जो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी अपनाई है, जिसमें उन्होंने नेटो को भी साथ में जोड़ा था, उन्होंने कहा था कि हमारे जो दोस्त हैं वो डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो कुछ डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट दिए थे, क्या वो उनको उस पे तो बना ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटमेंट है। वो हमारे यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति कुछ बोलती हैं और प्रधानमंत्री का कुछ स्टैंड रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो जो प्रेसिडेंट का स्टैंड रहेगा वही वाइस प्रेसिडेंट का भी रहेगा। तो मेरा इतना कहना है कि जब बातचीत शुरू हो चुकी है और वहां पे चैप्टर दर चैप्टर एक एग्रीमेंट की बात होती है, और सबसे ज्यादा प्रेशर वहां पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का है कि ये 90 डेज का जो पॉज पीरियड है, जिसमें से लगभग 15 दिन तो निकल चुके हैं, तो उस 90 डेज के पॉज पीरियड में कुछ एक ब्रेक थ्रू हो जाए, जिससे एक जो यूएस को कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, इंडिया इज विलिंग टू टॉक एंड इंडिया इज विलिंग टू हैव अ डील। तो ये जो एक पॉजिटिव थिंकिंग है और उस तरीके का एक पूरा इकोसिस्टम बन जाए, जिससे फिर चाइना को एक स्टैंड लेना पड़े कि अब इंडिया के साथ में क्या होगा। अभी जैसे चाइना ने जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया चाइना पे, तो ऑयल जो मंगवाता था चाइना, वो पूरा का पूरा ऑयल अब वो कनाडा से ले रहा है। तो यूएस के लिए कनाडा एक तरह से एक राइवल कंट्री है या एनिमी नेशन हो जाएगा। चाइना तो है ही है। चाइना के लिए इंडिया एक एनिमी नेशन हो जाएगा, रशिया के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से एक जो यूनिपोलर वर्ल्ड की जो बात कर रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी समझ में आएगा कि नहीं, अब ये बाइपोलर है और दूसरा एक्सिस चाइना और रशिया है और एक तरफ हम बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है, इसलिए मैंने कहा कि आपसे कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एक कंडीशन है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड कैसे वो बाइपोलर में जा रहा है, और वो किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन और साथ में जो पावर सेंटर्स हैं वो किस तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं। तो कौन से कंट्रीज किसके साथ में होंगे और किसके साथ नहीं होंगे, ये मुझे लगता है कि 90 डेज का जो ग्रेस पीरियड है, इसमें इसके बाद सामने आएगा। क्या इस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अमेरिका के लिए जो भारत है वो टॉप प्रायोरिटी है, और जो मित्रता है भारत और अमेरिका के बीच में इस वक्त सबसे जो है मजबूत और सबसे जो है स्पष्ट, कम से कम मैं अमेरिका के साथ संबंधों की बात करूं तो भारत के साथ जो उसके संबंध है वो बिल्कुल अब साफ हो गए हैं कि भारत सबसे अहम मित्र देश है अमेरिका के लिए। बिल्कुल, ये 90 डेज का जो ग्रेस पीरियड है या जो इसको पॉज पीरियड कह लें, उसके बाद सामने आएगा। और मुझे लगता है कि अगर इसमें कुछ ब्रेक थ्रू होता है तो शायद ये वीजा फ्री एक जो इमिग्रेशन है वो भी हो सकता है, क्योंकि शायद 80-82 कुछ देश हैं जहाँ पे इंडिया के लोगों को वीजा नहीं लगता। तो वो भी एक हो सकता है। और साथ में जो वहाँ जॉब करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद में जो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो अभी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शन भी काफ़ी हद तक वहाँ पे जो ख़त्म हो सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम अपने एग्री प्रोडक्ट्स में जो हमारी सॉवरेंटी है, हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी समस्याएं हैं, जो फार्मास्यूटिकल है, जो हम यहाँ से केमिकल्स भेजते हैं यूएस को, फार्मास्यूटिकल का मसला है, वो दवाइयाँ जो यूएस की पेटेंट दवाइयाँ हैं बहुत महंगी है। तो हमारे जो लोग हैं, वो हमारी जो कंट्री है वो गरीब है। तो ऐसे में क्या हमारे जो मरीज हैं उनको इलाज नहीं मिलेगा, क्या हमारे जो किसान हैं उनको अपने प्रोड्यूस का कोई अच्छा दाम नहीं मिलेगा, तो फिर इस तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया को क्या फायदा होगा। अगर हम यूएस की वाइन को सस्ती कर देंगे, टेस्ला की कारों को सस्ती कर देंगे, वहाँ की टेक्नोलॉजी को हम सस्ती कर देंगे, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक पूरा इकोसिस्टम बना देंगे और हो भी जाएगा शायद उसमें। बट इंडिया को क्या मिलेगा, इंडिया को क्या हासिल होगा, इंडियन इकोनॉमी को कितना फर्क पड़ेगा, हमारी ऑटोमोबाइल्स डूब जाएंगी, हमारा फार्मा सेक्टर पूरा डाउन हो जाएगा। और एग्रीकल्चर में मैं आपको बताऊं कि आप भी हिमाचल की हैं और मैं भी हिमाचल में रहता हूं, हिमाचली सेब यूएस ने जो पूरा परसों से जो बातचीत होगी उसमें एप्पल, यूएस का एप्पल एक सबसे बड़ा इशू है
जी। और हिमाचल के किसान अब ये मांग रहे हैं कि आपने एप्पल पे जो ड्यूटी घटाई है उसको बढ़ाइए। अगर इंडिया कहता है कि नहीं, यूएस चाहता है कि भाई और ड्यूटी कम कर दें, तो हमारी तो एप्पल इंडस्ट्री पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे बादाम का है, वो सीधा सीधा मामला जुड़ता है जाके कश्मीर से, वहां से बादाम आते हैं। तो ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, जो आपका एडिबल ऑयल है, वो एडिबल ऑयल अगर यूएस से कम दाम पे इंपोर्ट होता है और यहाँ पे अगर ज्यादा उसका भाव है, तो लोग तो यूएस का ऑयल ही खरीदेंगे, पाम ऑयल। तो ये सब चीजें हैं, ये चिंताएं अगले 90 दिनों में कैसे सुलझेंगी, तो क्लैरिटी तो बहुत जरूरी है, और क्लैरिटी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी ज्यादा नहीं है इस बारे में, क्या वो सोचते हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही वो 16 आने सच है, लेकिन इस क्लैरिटी के ना होने की ये भी वजह है कि भारत अभी भी जो है वो बार्गेनिंग की सिचुएशन में है, बार्गेनिंग कर रहा है, और कहीं ना कहीं रिटेलिएशन ना करने का भी यही एक कारण है। 90 डेज का पॉज सामने आ गया, और ये पॉज हो सकता है कि एक्सटेंड भी हो जाए, क्योंकि हमने ट्रंप के कार्यशैली को देखा है। वो एक दिन पहले कुछ कहते हैं, 2 दिन के बाद कुछ कहते हैं, फिर पलट जाते हैं, फिर तीसरे दिन कुछ और कहते हैं। लेकिन ये तो अमेरिका के लिए साफ हो चुका है कि चीन ही जो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, ना कि भारत। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें कि तो यूएस और जो इंडिया है उसके बीच में जो टोटल जो गुड्स का जो ट्रेड होता है, वो 18% टोटल गुड्स जो है वो यूएस की तरफ से आता है जी। इसी तरीके से अगर आप इंपोर्ट की बात करें तो 22% का जो इंपोर्ट है वो यूएस से है। लगभग 73% जो बायलैटरल ट्रेड है वो यूएस की तरफ से है। तो जो यूएस है वो तो चाहेगा ही कि इंडिया उसके पाले में आ जाए, क्योंकि इंडिया, देखिए, अगर हम मिलिट्रीली बात करें तो मिलिट्री के तौर पे भी हम पीछे है। हमारी मतलब मिलिट्री पावर जो है वो चाइना से कई मामलों में पीछे है, रशिया से पीछे है जी। तो इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा हमारे ऊपर डेट है। तो ये डेट बेस्ड इकोनॉमी है, और ये एक कॉर्पोरेट इकोनॉमी हमने बना के रखी है। उस कॉर्पोरेट इकोनॉमी में पैसा है जी। अगर आप ट्रंप का कल का स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि जिसके पास ज्यादा गोल्ड होगा जी, वो दुनिया पे राज करेगा जी। तो इसका मतलब है कि जब इन्होंने टैरिफ लगाया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके एक हफ्ते के भीतर $3 बिलियन यूएस के खजाने में आके जमा हो गए। बिल्कुल। तो उनको समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल अच्छी, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, और थोड़ा सा और धमकाएंगे और प्रेशर डालेंगे तो कुछ और उसमें डील हो सकती है। कई देशों ने किया भी है डील, लेकिन चाइना ने ये नहीं किया और न ही रशिया ने किया जी। बिल्कुल, चाइना और रशिया ने नहीं किया, और ये भारत के लिए जो है सबसे जो है एक चुनौती भरा समय है, क्योंकि इसको संतुलन बनाना है महाशक्तियों के बीच में। और वो एक महाशक्ति जो उसका पड़ोसी देश है चीन, सबसे बड़ा अमेरिका के लिए भी बड़ा प्रतिद्वंद्वी और भारत के लिए भी बड़ा प्रतिद्वंद्वी, क्योंकि चीन चाहता है कि वो दुनिया की लीडरशिप अपने हाथ में ले ले, लेकिन एशिया में जो है वो अपने पड़ोसी देश को कमतर समझता रहा है और उसको अपने समानांतर नहीं समझता रहा है। ये भारत की लंबे समय से परेशानी रही है, चुनौती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सौमित्र सर, समय समाप्त हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जेडी वेंस भारत आए हैं, और ये साफ संदेश चीन को है कि भारत वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा, और चीन के साथ जो ट्रेड वॉर है उसमें भारत का साथ अमेरिका को पूरी तरह से मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भारत की तरफ से औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अगर आप इस पूरे मसले पर, इस पूरी बातचीत पर कुछ सोच रखते हैं, कुछ समझते हैं, या फिर कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। नमस्कार।